उच्चतम न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के किस भाग में? 5। आर्टिकल 124 से 147। उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का रक्षक, अभिभावक और संविधान का व्याख्याता कहा जाता है और ये मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का पद किस देश से? और न्यायिक पुनर्विलोकन का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में उच्चतम न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है और उच्चतम न्यायालय के बारे में आर्टिकल 124 से 147 तक प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का रक्षक, अभिभावक और व्याख्याता कहा जाता है। इसे मौलिक अधिकार का रक्षक कहा जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग किस देश से किया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वप्रथम भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहां पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे हाइड, चैम्बर और लिमेस्टर। और इस न्यायालय के विरुद्ध जो है कहाँ अपील किया जा सकता था? लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर थे। और इस उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध जो है अपील लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सर्वप्रथम 1937 में कहां पर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? दिल्ली में। और इस संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर और इस क्रम के चौथे मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सर्वप्रथम 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी और इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे और इस क्रम में चौथे मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। और आधुनिक भारत का प्रथम स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। आगे है भारतीय उच्चतम न्यायालय का गठन किस आर्टिकल में? 124(1). आर्टिकल 124(1) के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और इस उच्चतम न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश के द्वारा होगा। और इस प्रकार मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8। समय समय पर संसद जो है न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है। मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितना? 1956 में कितना? 1960 में 14, 1978 में 1986 में 26 और 2008 में 31 और 2019 में 34 में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय में 8 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश, जबकि वर्तमान समय में कुल 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश थे। आगे है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किस आर्टिकल में? 124(2). न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय
1993 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए एक फैसले के अनुसार इसमें वरिष्ठता के नियम का पालन होना चाहिए, किया जाना चाहिए और इसके साथ ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसमें मुख्य न्यायाधीशों की राय को वरीयता दिया जाना चाहिए। न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया? 124(3) आर्टिकल 124(3) के अनुसार न्यायाधीशों की योग्यता का प्रावधान किया गया है। वह भारत का नागरिक हो और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो 5 वर्ष और उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो 10 वर्ष या राष्ट्रपति की नजर में विधि वेत्ता हो और अभी तक जो है इस आधार पर किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई है। आगे है न्यायाधीशों की पदावधि और उसको पद से हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 124(4) न्यायाधीशों की पदावधि अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल जो है 65 वर्ष तक जो है वो अपने पद पर बना रहेगा। इससे पहले त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति को जो है किस आधार पर हटाया जा सकता है? असमर्थता और साबित कदाचार के आधार पर। और राष्ट्रपति जो है असमर्थता और साबित कदाचार के आधार पर न्यायाधीशों को पद से हटाते हैं और न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए जो है प्रस्ताव किस सदन में? दोनों सदन में, किसी भी सदन में। और लोकसभा में अगर प्रस्ताव आता है तो कितने सदस्यों का समर्थन? और राज्यसभा में आता है तो 50। और प्रत्येक सदन के द्वारा बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो न्यायाधीशों के पद से हटा दिया जाता है। और इसकी सूचना कितना दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। आर्टिकल 124(4) में न्यायाधीशों के पदावधि और उसे हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है और इस संबंध में जो है न्यायाधीशों की पदावधि 65 वर्ष है। इससे पहले वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है या राष्ट्रपति के द्वारा असमर्थता एवं साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। और न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो है प्रस्ताव किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, अगर लोकसभा में लाया जाता है तो कितने सदस्यों का? 100 और राज्यसभा में 50। और दोनों सदनों के द्वारा या प्रत्येक सदन के द्वारा जो है बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद न्यायाधीशों को पद से हटा दिया जाता है। और इसके लिए जो है कितना दिन पूर्व सूचना देना चाहिए? 14 दिन पूर्व। आगे है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया की जांच करना। किस आर्टिकल में? 124(5). आगे है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण। किस आर्टिकल में? 124(6). और 124(6) में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने की बात है और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। आगे है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विधि व्यवसाय पर रोक। आर्टिकल 124(7). उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद वह किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकते हैं और भारत सरकार तथा राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते एवं पेंशन के संबंध में प्रावधान किस आर्टिकल में? 125। और उच्चतम न्यायालय का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद। और वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000। आर्टिकल 125 में उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते एवं पेंशन का प्रावधान किया गया है, जिसमें इसका वेतन जो है संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह वेतन भारित होता है भारत की संचित निधि पर।
मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 होता है। आगे है मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 126 मुख्य कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों या किसी अन्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के कार्यवाही के लिए नियुक्त कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में 127 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति देश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से कर सकते हैं। और यह जो है जब उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति ना हो उस स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है राष्ट्रपति की पूर्व सलाह से। और ये तदर्थ न्यायाधीश जो है देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से नियुक्त किए जाते हैं। और जब तदर्थ न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उस स्थिति में उसे वो सभी अधिकार और शक्तियां प्राप्त होते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों के बाद अगला आर्टिकल 128 है जिसमें गणपूर्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वह राष्ट्रपति की अनुमति से सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसी भी न्यायाधीश को गणपूर्ति के लिए उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकते हैं। आगे उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना किस आर्टिकल में? आर्टिकल 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है और इसके निर्णय जो है वह साक्ष्यात्मक मूल्य रखते हैं और इसके निर्णय लिखित होते हैं जिसे पूर्व निर्णय के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। और साथ ही उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध अवमानना करने पर किसी भी व्यक्ति या सरकार को दंडित करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास होता है। आगे है उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ और बैठकें किस आर्टिकल में? 130 में उच्चतम न्यायालय का मुख्य खंडपीठ कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके दिल्ली के अतिरिक्त कहीं भी खंडपीठ स्थापित कर सकते हैं लेकिन अभी तक कोई खंडपीठ स्थापित नहीं हुआ है। साथ ही उच्चतम न्यायालय की बैठकें दिल्ली में होती है और मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श करके दिल्ली के बाहर भी बैठकें कर सकते हैं। और अब तक 2 बार बैठकें की जा चुकी है, पहला श्रीनगर और दूसरा हैदराबाद। उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिया गया है और इसके अंतर्गत जब केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो या 2 राज्यों के बीच विवाद हो या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो इस प्रकार के मामले जो है केवल उच्चतम न्यायालय में ही रखे जाएंगे। और इसके अपवाद है आर्टिकल 262 जिसमें वर्णित है अंतर्राज्यीय जल परिषद और पुनः आर्टिकल 329 जिसमें वर्णन है परिसीमन आयोग का। इसके साथ ही आगे अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन आर्टिकल 132 से 136 तक और आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन का वर्णन है। न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन इसका आधार आर्टिकल 13 एवं आर्टिकल 137 है। आगे उच्चतम न्यायालय का अंतरण की शक्ति है किस आर्टिकल के तहत? 139 का क और इसके तहत उच्चतम न्यायालय जो है
उच्च न्यायालय में लंबित मामले को अपने यहाँ अंतरित कर सकता है या एक उच्च न्यायालय में लंबित मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है, स्थानांतरित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी शक्ति आर्टिकल 143। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी शक्ति आर्टिकल 143 और आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय से दो प्रकार के प्रश्नों में परामर्श मांग सकता है। पहला प्रश्न होता है लोक महत्व के विधि से संबंधित प्रश्न और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते से संबंधित प्रश्न। प्रथम प्रकार के प्रश्न में उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होगा और दूसरे प्रकार के प्रश्न में वह सामान्यतः परामर्श देता है और दोनों ही स्थितियों में जो है राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। आगे आर्टिकल 145 में संविधान पीठ का गठन किया गया है और संविधान पीठ का गठन जो है संविधान की व्याख्या के लिए किया जाता है और संविधान पीठ के गठन के लिए कम से कम कितने न्यायाधीश, कम से कम 5 न्यायाधीश का होना जरूरी है और इसकी अध्यक्षता मुख्यतः करते हैं मुख्य न्यायाधीश। और आगे है रिट निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को किस आर्टिकल के तहत, 32। आर्टिकल 32 के तहत जो है रिट निकालने की शक्ति प्राप्त है और उच्चतम न्यायालय जो है मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। प्रथम जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। उच्चतम न्यायालय से ज्यादा अधिकार प्राप्त है रिट निकालने के मामले में उच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय एक अतिरिक्त रिट जारी करता है जिसे इंजेक्शन कहते हैं। और आगे है उच्चतम न्यायालय की भाषा आर्टिकल 348। उच्चतम न्यायालय की भाषा केवल और केवल इंग्लिश होगी जबकि संसद की भाषा इंग्लिश और हिंदी दोनों होगी। किस आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 120। मुख्य न्यायाधीश के बारे में चर्चा करना। मुख्य न्यायाधीश महिला न्यायाधीश और जनहित याचिका। भारत में अब तक कुल कितने मुख्य न्यायाधीश हुए हैं? 50 में सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया और इस संदर्भ में 3 मुख्य न्यायाधीश को आपको ध्यान में रखना है। एक जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ था, उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिसा एम्पे। दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में स्थापित दिल्ली में संघीय न्यायालय और उसका मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर। और तीसरा है स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को स्थापित स्वतंत्र न्यायपालिका और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। और इस संदर्भ में जो है आधुनिक भारत में और स्वतंत्र भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया और अभी तक कुल 50 न्यायाधीश जो है वह मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिसमें 50वां और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। और सबसे लंबा कार्यकाल तक मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ और सबसे कम कार्यकाल तक KN सिंह। और इसके साथ ही वह मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन कर चुके हैं। HM हिदायतुल्लाह। जनहित याचिका PIL के संदर्भ में काम करने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश PN भागवती। और PN भागवती के बाद जो है अगला मुख्य न्यायाधीश PIL के संबंध में काम किया है BR कृष्ण अय्यर। और इसके साथ ही 1973 में
3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता को नकार कर करके जो चौथे मुख्य न्यायाधीश बने थे उसका नाम A.N. राय। आगे जो है वह न्यायाधीश जो राज्यसभा से सांसद रहा है, लोकसभा से सांसद रहा है और लोकसभा अध्यक्ष रहा है, उसका नाम K.S. हेगड़े। और 2000 में एक संविधान संशोधन समिति का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता किया था राजा जे चलैया। और 99 संविधान संशोधन को 2014 में पूरी तरह रद्द कर दिया गया और इसको रद्द करने वाले मुख्य न्यायाधीश थे J.S. खेहर। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में मुख्य न्यायाधीश और अध्यक्ष के पद पर SM सिकरी। और वकील से सीधे मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति SM सिकरी। और वकील से महिला न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला इंदु मल्होत्रा। उच्चतम न्यायालय में कई महिलाएं भी न्यायाधीश बन चुकी हैं और अब तक कितनी महिलाएं न्यायाधीश बनी हैं? 11 में सबसे पहली उच्चतम न्यायालय की महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। और सबसे अधिक समय तक न्यायाधीश बनने वाली महिला रूमा पाल। और सीधे वकील से न्यायाधीश बनने वाली महिला इंदु मल्होत्रा। और 3 न्यायाधीश 2021 में नियुक्त हुए हैं जिसमें पहला हिमा कोहली, दूसरा बेला त्रिवेदी और तीसरा बीवी नागरत्ना। और किस वर्ष जो है बीवी नागरत्ना भारत की मुख्य न्यायाधीश बनेगी? 2027 में। जनहित याचिका की शुरुआत जो है कहाँ से? अमेरिका से। और अमेरिका में जनहित याचिका की शुरुआत कब? 1960। जनहित याचिका को PIL के नाम से भी जाना जाता है और भारत में इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुआ था। और इस क्षेत्र में सबसे पहले काम कौन किए थे? PN भगवती और उसके बाद BR कृष्ण अय्यर। और भारत में सबसे पहले 1979 में जो है जनहित याचिका दायर किया गया था किसके द्वारा? पुष्पा कपिला हिंगोरानी द्वारा। और कौन सा बाद था? हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। इस जनहित याचिका की मां या मदर ऑफ PIL किसे कहा जाता है? पुष्पा कपिला हिंगोरानी। और इस क्षेत्र में 2 मुख्य न्यायाधीश का बहुत बड़ा योगदान है। पहला है PN भगवती और दूसरा BR कृष्ण अय्यर। और यह जो है स्वीकार किया गया था उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? YV चंद्रचूड़।